और नेक्स्ट अपन देखते हैं इस वीडियो के अंदर जुलाई 2024 का आर्थिक। इससे पहले अपन जुलाई का राष्ट्रीय देख लें, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक देख लें, आर्थिक। सबसे पहले न्यूज है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह का शाहिद बेइज्जती टर्मिनल है, इसको भारत को दे दिया है। देखो क्या होता है, जैसे ये पूरा बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह है, जैसे बस स्टैंड होता है ऐसे बड़ा बस स्टैंड है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बस हर कोई आगे कहीं भी खड़ी हो जाएगी, टर्मिनल फिक्स होते हैं। जैसे आप बस स्टैंड में बोलते हैं टर्मिनल 1 से जाएगी, टर्मिनल 2 से दिल्ली जाएगी, टर्मिनल 3 से आगरा जाएगी। तो ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर टर्मिनल होते हैं, ये ऐसे टर्मिनल। तो पूरा तो चाबहार बंदरगाह, इसमें टर्मिनल है ना अलग अलग। तो एक जो टर्मिनल है उसका नाम है ये अपने शाहिद बेइज्जती टर्मिनल, SBT, शाहिद बेइज्जती टर्मिनल। ये टर्मिनल भारत को दिया है ना। चाबहार बंदरगाह का शाहिद बेइज्जती टर्मिनल भारत को सौंपा गया, ये चीज़ है, समझ गए ऐसे। तो जैसे पूरा जैसे निगम बस स्टैंड है उसमें टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, ऐसे ही यहाँ टर्मिनल होते हैं। शाहिद बेइज्जती है ना, बेइज्जती से याद रख लो, बेइज्जती यू, शाहिद बेइज्जती टर्मिनल भारत को सौंपा लीज पर 10 साल के। लीज का मतलब है किराया देते रहो और काम भी लेते रहो। ये साउथ वेस्ट ईरान में है ना, साउथ वेस्टर्न ईरान। जैसे अपन देखते हैं ये ईरान है, ठीक है, इसमें प्लस बनाया तो ये इस साइड है ये, ठीक है, इधर। और ये फिर पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ गवादर है, वो पाकिस्तान के पास, चीन का है, पाकिस्तान का है लेकिन चीन को दिया है गवादर। ये गवादर है, ये अपने चाबहार है, चा भारत द्वारा लीज पर लिया जाने वाला फर्स्ट विदेशी बंदरगाह है, लीज पे लिया जाने वाला पहला बंदरगाह, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। ईरान, अब देखो क्या है, ईरान से अपन जाएंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मध्य एशिया तक अपन अप्रोच कर सकते हैं बिना पाकिस्तान को जाए। पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान नहीं, अब ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया से क्या मतलब है, वही KUTKT, वही कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। चाबहार से गवादर का जो डिस्टेंस है 172 किलोमीटर है, और गवादर बंदरगाह जो है ये चीन ने विकसित किया है। और गवादर के नीचे लिख लो, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। ये बता रहा है, यहाँ पे देखो लिंक किया, जैसे ये पाकिस्तान का मैप है ऐसे। तो पाकिस्तान में 4, जैसे अपने आज देखते हैं 28 राज्य हैं भारत के अंदर, ठीक है, ऐसे पाकिस्तान में 4 हैं, ठीक है। ये पंजाब है, ये खैबर पख्तून है, NWFP जिसको बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। सीमांत गांधी का नाम सुना होगा, खान अब्दुल गफार का, लाल कुर्ती यहीं से थे। ये इधर सिंध, ये इधर है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के अंदर है गवादर बंदरगाह, है पाकिस्तान का ज्योग्राफिकली, लेकिन चीन ने विकसित किया है, जैसे चाबहार बंदरगाह को भारत ने विकसित किया, ऐसा समझ गए। तो ये इसके अंदर न्यूज़ के अंदर ये था, चाबहार बंदरगाह शाहिद बेइज्जती टर्मिनल और भारत द्वारा लिए जाने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ये बंदरगाह है। साउथ वेस्ट इधर की साइड, गवादर से दूर है, देखो तभी तो मैं डिस्टेंस बताया, गवादर से 172 किलोमीटर। नेक्स्ट अपन देखते हैं अंकटाड, इंडियन अंकटाड की एक रिपोर्ट है। अंकटाड क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड ऑन डेवलपमेंट, UN का एक एजेंसी है। इसने बताया कि इंडिया की जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा, दिसंबर 2024 के दर्पण देखो, पूरा समझा रखा है। एग्जिम फॉर इसमें गुड्स के जो अपने एक्सपोर्ट्स हैं उनमें तो अपन पीछे हैं, वो ट्रेड डेफिसिट है, ज़्यादा अपन इंपोर्ट करते हैं। जबकि सर्विस में अपन देखें तो अपने प्लस में जाता है, इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा। सर्विस सेक्टर जो है ये इंडिया का बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। चार तक ठीक है, ये है। तीसरा अपन देखते हैं, चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हालांकि ये चीन के साथ जो अपन व्यापार करते हैं भारत के फेवर में नहीं है, लेकिन भागीदार जो है चीन है, सबसे बड़ा पार्टनर। जैसे याद करो, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है भारत के अंदर, सिंगापुर से, ऐसे, ठीक है, ये है। फिर अपन देखते हैं प्याज, अनियन, ऑनियन नहीं बोलते हैं, अनियन है, अनियन, स्पेलिंग है ONION, ओनियन नहीं बोलते हैं इसको, अनियन, ठीक है। तो अनियन के निर्यात, एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटा। पहले क्या था, पहले अपन बाहर एक्सपोर्ट, निर्यात का मतलब बाहर जाना, एक्सपोर्ट, अब बाहर भेज सकते हैं। 8/12/2023 से प्रतिबंधित था, ठीक है ना, इसको अपन ने अब हटा दिया। क्यों, देखो उत्पादन सबसे ज़्यादा क्या होता है, महाराष्ट्र में होता है। प्रतिबंध की अवधि में भी सरकार की अनुमति से 6 पड़ोसी देशों को निर्यात किया जा रहा था। तो जो उत्पादक राष्ट्र, खासतौर पर महाराष्ट्र में भी लिख लो, नासिक, लाल प्याज जो है ये नासिक के अंदर ही होता है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट की अनुमति निर्यात अवधि में भी थी,
क्योंकि निर्यात जो उत्पादक राज्य था उसको घाटा होता था। निर्यात कौन करता है? NCEL, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, इन 6 देश कौन कौन से थे जिनको अपन निर्यात की अवधि में भी भेज रहे थे? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, UAE, बहरीन, पड़ोसी देश थे अपने, मानवता के नाते भेजते थे। भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, UAE। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये देश ऐसे, वैसे ये प्याज के संदर्भ में आप याद रखो कि इसमें भारत आत्मनिर्भर है, लेकिन चूंकि भारत के अंदर दाम बढ़ते हैं खासतौर पर रक्षाबंधन से लेके और दीपावली तक, तब उस ये कम कर दिया इसको, जिससे कि एक देश के अंदर मांग सप्लाई में बैलेंस बना रहे। देश के अंदर रिकॉर्ड खनिज उत्पादन है ना, खनिज। अब पहले तो देख लो ये खनिज जो है ना, खनिजों के मामले में जैसे अपन उत्पादन के मामले में देखें, उत्पादन की बात हो रही है, रिजर्व नहीं, उत्पादन। सबसे पहला तो है झारखंड और दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान। ये लिख लो आप पहले, तो ये उत्पादन की बात है। देखो ऐसे राजस्थान को बोलते हैं म्यूजियम्स ऑफ मिनरल्स, खनिजों का अजायब घर। ऐसे तो किन किन खनिजों में सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन हुआ? देखो लोह एस्क, ठीक है ना, आयरन ओर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तीसरा प्राइमरी एल्युमिनियम है ना, जिसको अपन एल्युमिनियम शीट बोलते हैं, वो चूना पत्थर में लिख लो यहाँ पे। ये एक तो कोल में काम आता है फर्नेंस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने में, और दूसरा जो अपने सीमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर आता है। ऐसे है ना। और जैसे अपन जैसे देखते हैं ये सारे जो अपने कोर 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका हिस्सा है कि नहीं? 8 कोर इंडस्ट्री मैंने आपको बताई थी मैंने बोला दीवार सामने देखो तो दीवार दिखी सीमेंट, ठीक है, ऊपर छत देखी तो अपन को स्टील दिखा, स्टील, फिर ऊपर और अपन ने देखा तो इलेक्ट्रिसिटी, पंखा दिखा, ट्यूबलाइट दिखी, बनती किसी है? कोल से, ठीक है। ये फिर अपन देखा कि क्रूड ऑयल अपन लेके आए, ठीक है, उसको छाना अपन ने, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी थे, सॉरी यहाँ कर दो ये दो, फिर एक था फर्टिलाइजर था और एक गैस था। ये रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो ये था, फर्टिलाइजर और गैस। ऐसे करके ये अपने 200 के 8 हो गए ना। ऐसे ये कोर इंडस्ट्री तो देखो आ रहा है, ये आ रहा है आयरन एंड स्टील, ये आ गया सीमेंट स्टील, चूना पत्थर आ रहा है, ये सीमेंट में काम आता है, प्राइमरी एल्युमिनियम ये आयरन स्टील का ही भाग हो जाता है। तो देख लो है कि नहीं कोर इंडस्ट्रीज का भाग, तो इसलिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट होता है। दीवार देखी सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, फर्टिलाइजर और गैस। फर्टिलाइजर बनाने में सबसे ज़्यादा यूज आता है वो गैस का यूज आता है। ऐसे ओके, तो ऐसे रिवीजन करते रहो, जितना रिवीजन करोगे उतना याद होगा। अच्छा, फिर अपन जैसे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि USA का एक बैंक फेल हो गया। कंटिन्यू 2008 से अपन देख ही रहे हैं, वहाँ तो फेल ही फेल हुए जा रहे हैं। तो रीजनल बैंक फेल हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं रीजनल रिपब्लिकन बैंक। 2024 में विफल होने वाला पहला बैंक है ये 2024 में। कारण क्या था? बढ़ती ब्याज दरें, मतलब ब्याज दर का जिस दर पर सेंट्रल बैंक से उधार मिलता है बैंकों को, जिसको अपन भारत में बैंक रेट बोलते हैं। तो जब सेंट्रल बैंक से पैसा यार ज़्यादा दर पे मिलेगा तो फिर अब मैं क्या आगे दूंगा, क्या मैं तो बचा के खाऊंगा, ठीक है ना। तो ये वो इसलिए अपने आप देख रहे हो बैंक रेट नहीं बढ़ा रहे हैं अपन। बैंक रेट भी वही होती है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक को उधार देता है। तो RBI महंगा देगा तो कमर्शियल बैंक को महंगा ही मिलेगा, फिर क्या कमा के खाएंगे अपन। वाणिज्य संपत्तियों के मूल्य में बढ़ोतरी, ठीक है, ये है ना, ये वाणिज्य संपत्ति की बढ़ोतरी नहीं है, घटोतरी है, थोड़ा उल्टा लग गया। ये जो इनके एसेट्स थी उनके मूल्य दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, तो वैल्यूएशन कम हो गया बैंक का, खत्म, ठीक है। ऐसे अपन देखते हैं मार्च 2023 के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक था जो कि वेंचर कैपिटल से जुड़ा हुआ था। 2023 के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक था और सिग्नेचर बैंक, और नवंबर 2023 का सिटीजन बैंक है, सिटीजन बैंक, ये फेल हो गए थे। 2024 के अंदर फेल होने वाला पहला बैंक ये अपने रीजनल रिपब्लिकन बैंक। सिलिकॉन वैली बहुत इंपॉर्टेंट था। सिलिकॉन वैली देखो क्या था, ये स्टार्टअप्स को शुरू में पैसे देता था कि ठीक है मेरे से पैसे ले लो, फिर बाद में जब स्टार्टअप्स को कभी जरूरत पड़ी तो ये सिलिकॉन वैली बैंक से पैसे मांगे, तो सिलिकॉन वैली बैंक ने फिर मना कर दिया, मेरे पास है ही नहीं पैसे, फिर उसको संपत्तियां बेचनी पड़ी, तो दिवालिया घोषित हो गया। फिर वेंचर कैपिटल देता था सिलिकॉन वैली, वेंचर VENTURE, वेंचर। वेंचर कैपिटल मतलब क्या, जैसे आज आपको कोई बिजनेस लगाना है, पैसा बैंक नहीं दे रहा, ये देता था कि मेरे से लो पैसे। फिर बाद में क्या होता था, जो भी इनकी छोटी मोटी बचतें होती थी स्टार्टअप्स की, वो
सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जमा करा देते। सिलिकॉन वैली से नाम ही समझ में आ रहा है ना, ये आईटी के जो स्टार्टअप्स थे लॉस एंजलिस में, उनको पैसा देता था, फिर बदले में उनकी जमाएं स्वीकार करता था, छोटी छोटी सेविंग्स। अब भाई स्टार्टअप को कल को इन सेविंग्स की जरूरत पड़ी तो सिलिकॉन वैली ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास पैसे ही नहीं है, फिर डूब गया। ऐसे सिलिकॉन वैली क्राइसिस 2008 का अमेरिका के अंदर है, सब प्राइम क्राइसिस या मॉर्टगेज क्राइसिस। बैंकों ने रिक्शा वाले पैसों को उधार दे दिया, जाओ मकान खरीदो। क्यों दे दिया? कि ये सोचा कल को लोन नहीं चुकाएगा तो मकान बेच देंगे। तो जब वो रिक्शा वाला फेल हुआ और मकान बेचने की नौबत आई कंपनियों को, तो पता लगा कि पूरे मार्केट में मकान ही मकान हो गए, उन मकानों को खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो परिसंपत्तियों को मिले। तो वो सब प्राइम क्राइसिस था 2008 का अमेरिका के अंदर, ऐसे। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये नेशनलाइज्ड बैंक है आज भारत के अंदर टोटल 12, ठीक है, एसबीआई भी इन 12 के अंदर शामिल होता है। 2023 के अंदर देश में नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ रिकॉर्ड 1,85,000। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आई, दूसरी यूपी, तीसरी दिल्ली। अब यूपी में जैसे अपन देख रहे हैं गवर्नेंस अच्छी हो रही है, योगी काम कर रहे हैं, तो देखो आ रहे हैं ना। मायावती अपने देखा कि 80 लोकसभा सीट में एक भी नहीं जीत पाई, ये देख लो। और फिर किस किस क्षेत्र में आ रही है कंपनियां? सबसे ज़्यादा आ रही है समुदाय, निजी व सामाजिक सेवा के अंदर, दूसरी आ रही कारोबारी सेवा के अंदर, कॉर्पोरेट सर्विस, तीसरी आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग को अपन बोलते हैं विनिर्माण। निर्माण नहीं, निर्माण तो होता है रोड, ब्रिजेस, इन सब का, रेलवेज, और मैन्युफैक्चरिंग कपड़े का, मोबाइल का, टेक्सटाइल का, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। निर्माण, विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, समझ गए? ये है। नवी न्यूज अपन देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, यूएनओ की इकोनॉमी जारी करती है, बस इतना ही है। याद इसमें रखना क्या, अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो जारी करता है आईएमएफ, आउटलुक आईएमएफ। आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को रिकॉर्ड लाभांश दिया गया, कितना? 14% अधिक। ये आरबीआई ने कैसे दिया लाभांश केंद्र सरकार को? लाभांश का मतलब होता है डिविडेंड, कि आरबीआई को जितना भी लाभ हुआ उसमें से कुछ हिस्सा केंद्र सरकार को मिला। क्यों मिला? क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था आरबीआई के अंदर, समझो, आरबीआई के जैसे बॉन्ड्स खरीद रखे थे, तो अब वो बॉन्ड खरीद रखे, तो उन बॉन्ड पे जब फायदा हुआ आरबीआई को, तो जो प्रॉफिट आरबीआई का हुआ प्रॉफिट, उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दिया। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या थे, आरबीआई के बॉन्ड्स में निवेश कर रखा था, बॉन्ड्स में निवेश, आरबीआई जो बॉन्ड जारी करता है वो खरीद रखे थे, बॉन्ड्स में निवेश। ऐसे जैसे आज मान लो मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, तो कल को रिलायंस को फायदा होगा तो उसमें मेरे को शेयर मिलेगा ना, मैं शेयर होल्डर हूँ। तो ऐसी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था आरबीआई के बॉन्ड्स में, तो उन पर फिर लाभांश मिलेगा, मुझे मिलेगा, ऐसे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है टीटीआई। इसमें भारत का जो है भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है, भारत का स्थान 119 देशों में से 39वें नंबर पे है। तो मतलब पर्यटन के हिसाब से अपन थोड़े अच्छे हैं, है कि नहीं है? टूरिज्म के हिसाब से तो ये सारा कमाल है। प्रसाद योजना का PRASAD, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल एगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद योजना। अमरूद था, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन और एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जल जीवन मिशन जो था, तो ये प्रसाद योजना इसी के लिए, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल एगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद योजना। ठीक है, तो भारत की स्थिति अच्छी है पर्यटन में, अपन जानते ही हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इल्डा, रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट जो है उसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है ना। लेकिन एक बार नवंबर दिसंबर वाली आर्थिक देखो पूरी उसमें लिस्ट डिटेल में। एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अधीन ये काम करता है। जैसे सीबीआई किसके अंडर में काम करती है? DOP के अंडर में, DOPT कार्मिक, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ऐसे ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, SPI है ना, ये क्या है? स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एनएसओ के अंदर क्या क्या आता है? CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस हो गया आजकल। तो इसमें बस ये बता रखा था अपन ने NSO के बारे में। अब देखो आरबीआई की गाइडलाइंस आई है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं ना, उसको यूनिवर्सल बैंक का दर्जा दिया जा सकता है। अभी अपन देखेंगे इन दोनों में सर क्या डिफरेंस हुआ, ये इधर बना हुआ है, SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक, UB यूनिवर्सल बैंक।
स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये सीमित सेवाएं देते हैं, जबकि यूनिवर्सल बैंक सभी सेवाएं देते हैं। डिफरेंस अभी देखते हैं। लेकिन आरबीआई ने कुछ शर्तें रखी, ये शर्तों को पूरी करोगे तभी बन सकते हो आप स्मॉल से यूनिवर्सल। क्या? नेट वर्थ जो है लास्ट क्वार्टर में आपकी 1000 करोड़ हो, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो आप, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो ग्रॉस GNP है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने आपसे पैसा उधार तो लिया था लेकिन आज चुका नहीं रहे हैं, ये आपकी 3% से कम होनी चाहिए। 100 रुपये उधार दिए ना तो कम से कम 3 रुपये ऐसे हों जो आपने वापस नहीं आ रहा हो, बाकी 97 तो आने चाहिए इन लास्ट 2 ईयर्स। और NPA क्या होता है कि अगर 90 दिन से आपको वो आपका जो जिसको पैसे उधार दिए ना वो ब्याज नहीं चुका रहा है तो वो NPA में आता है। मतलब 3 महीने ज़्यादा अगर उसने ब्याज ही नहीं दिया है ना तो वह NPA है, आपके लिए खतरा है। किसी को आपने उधार दे रखे हैं पैसे, चलो मूल मत दे, लेकिन अगर 3 महीने ज़्यादा उसने ब्याज नहीं दिया तो वह NPA हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग असेट तो है आपकी लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रही है आजकल, चुपचाप बैठी है, ठीक है। तो 3% से ज़्यादा ग्रॉस NPA नहीं होनी चाहिए। CRAR क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड, ये एक ही है, ये रिस्क वेटेड एसेट, ये पूरा वर्ड R से है ना, मतलब ये R तो ये देखो ये यूँ कैपिटल टू रिस्क CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है देखो, जैसे आपके पास टोटल 100 रुपये की एसेट है, एसेट मतलब जो आपकी ताकत है, जैसे पेन है, मैं लिखने का हमारा ताकत है, बोर्ड है, आपको मतलब समझा रहा हूँ, ताकत है, ये सब ताकत। तो 100 रुपये तो आपकी टोटल असेट्स है, ठीक है। इसमें से 10 ऐसी है, 10 रुपये ऐसे हैं, 10 एसेट ऐसी है कि जो कि सर उन पर रिस्क है, ये कभी भी खराब हो सकती है। तो ये कितनी होगी मेरे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो? 10% होगी मेरी ऐसे। तो ये क्या है? ये 15% से ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम 15%। तो ये है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। जैसे नाम में वैसे पढ़ो ना आप, तो कैपिटल टू, ये पूरी तो मेरी कैपिटल होगी 100, इसमें मेरी वैसे इतनी एसेट तो मेरे को खतरा है ऐसे, तो ये 15% मैक्सिमम है। रिस्क वेटेड, इतनी एसेट जिनके ऊपर मेरे को रिस्क है वो यहाँ, ठीक है। अब फिर आगे आता है डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है स्मॉल बैंक और यूनिवर्सल बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक। वो देखो डिफरेंस मैंने यहाँ बताया हुआ आपको, ये देख लेते हैं। देखो क्या क्या डिफरेंस, लेफ्ट में देख रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक और इधर यूनिवर्सल बैंक। एग्जांपल जैसे सूर्योदय, एक अपने सॉरी यहाँ भी लिखा हुआ देखो, ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU तो सबसे बड़ा एग्जांपल है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। फिर सूर्योदय, जन स्मॉल। यूनिवर्सल बैंक तो जो अपने नेशनलाइज बैंक है 12 सारे यूनिवर्सल बैंक हूँ। सबसे पहले पढ़ा था सीमित सेवाएं देते हैं, जैसे जमा स्वीकार कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, लेकिन निवेश परामर्श और डीमैट अकाउंट ये नहीं खोल सकते, है ना। जबकि असीमित सेवाओं में देखो लोन दे दिया, जमा स्वीकार का मतलब सेविंग अकाउंट को, जैसे आप बैंक में जाओ तो बैंक में अपन 2 ही काम करते हैं ना, या तो मेरा सेविंग खाता है वहाँ पे जिससे मेरी सैलरी आती है, या मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, ये वो दोनों ही है। और फिर आप डीमैट खाता भी मैं इनमें खुलवा सकता हूँ, जिससे ट्रेडिंग होती है। मेरे को रिलायंस के शेयर खरीदने तो मेरे डीमैट अकाउंट से खरीदूंगा, मैं उनको ऐसे नहीं खरीद सकता डायरेक्ट। तो ये डीमैट है, डीमैटलाइजेशन अकाउंट, कि उसमें लेन देन होता है, फिजिकल शेयर आते जाते नहीं है, लेन देन ही होता है उसके माध्यम से। तो मेरे रिलायंस के शेयर मेरे डी अकाउंट में शो होता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की जारी नहीं कर सकते, देखो डीमैट अकाउंट खोल नहीं सकते, तो होगी ना सीमित सेवाएं ऐसे। फिर दूसरा क्या है, ग्राहकों का बेस देखते हैं अपन, कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं उनके जो ग्राहक होते हैं ना, वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, कि जैसे गरीब लोग हो सकते, खाता नहीं है तो जन AU के अंदर वही खुलवाते हैं। जैसे MSME एंटरप्राइज है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स पढ़े थे ना मैंने MSME से, माइक्रो स्मॉल सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स पढ़े थे अपन ने, मैंने बताया था राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था, उसके अंदर बताया था फार्मर्स भी MSME से निकलेंगे। माइक्रो स्मॉल सेमी मीडियम और L कुछ नहीं, वो लार्ज के साथ 1 हेक्टेयर से कम होती है वो मार्जिनलाइज हो जाता है। इनके ग्राहक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग, जबकि इनके ग्राहक तो वाइडर रेंज होती है, गरीब अमीर सब होते हैं। ये क्या है, 75% लोन देना होता है इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, जबकि यहाँ कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब जैसे रेडी फुटपाथ पे काम करने वाले छोटे लोग जो ऐसे होते हैं, ऐसे जिनके पास कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, टैक्स नहीं देते हैं वो। और भारत की इकोनॉमी का करीबन 97 से 98% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब आप ये देख लो
कितनी बड़ी एक चुनौती है, जो मतलब रिकॉर्ड कीपिंग रखते हैं, टैक्स देते हैं, वो सारा। फिर पर्पज, स्मॉल फाइनेंस बैंक का पर्पज क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सबकी पहुंच में हो फाइनेंस संबंधी बातें, कि खाता खुलाना, खाते से ट्रांजेक्शन करना, जैसे जनधन खाता अपन देखते हैं, जाम ट्रेंड, जनधन, आधार और मोबाइल, ये उसके तहत है। जबकि यूनिवर्सल बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन तो करते हैं, वित्त समावेशन तो है ही है, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है देश का, तभी तो डीमैट अकाउंट खोलें। मिनिमम कैपिटल यहाँ पे 100 करोड़ है, और यहाँ पे तो अनंत है, रिक्वायर डिपेंड करता है, इनॉर्मस कैपिटल रिक्वायरमेंट, अनंत, ऐसे डिपेंड करता है कितनी, किस लेवल का वो ऑपरेशन कर रहा है उस हिसाब से। ये कि यहाँ पे 100 करोड़ है, ऐसे है। यहाँ पे इधर देखा था अपन ने, टर्नओवर हो 1000 करोड़, इधर कंडीशन, यहाँ देख लो 1000 करोड़, 100 करोड़, ऐसे मिनिमम कैपिटल है। तो ऐसे अपन ने देखा, मेन तो आप सर्विसेज पे ध्यान रखो, उसके ग्राहक कौन है और मकसद क्या है इस पे। सर्विसेज लिमिटेड है, मतलब डीमैट नहीं खोल सकते। ग्राहक अंडरप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद है वित्त समावेशन, इधर मकसद है वित्त समावेशन के साथ आर्थिक का, आगे की सोचते हैं, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, इधर कम चाहिए 100 करोड़, ऐसे है ये, इनमें डिफरेंस था, ये था इसके अंदर। रिवीजन देख लें इकोनॉमी का। चाबार बंदरगाह बेइज्जती, चाबार बंदरगाह का क्या, शाहिदी बेइज्जती, इसको शहीद कर दो, इसको बेहिसाब कर दो, तो शहीद बेहिसाब, शाहिस्ती बेइज्जती टर्म बात को मिला। गवादर, चीन, बलूचिस्तान। सर्विस एक्सपोर्ट अपने बढ़ ही रहे हैं, प्याज का निर्यात था, बंद कर दिया, चीन सबसे बड़ा भागीदार है ना। प्याज के निर्यात से प्रतिबंध हटा, मतलब पहले एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अब कर सकते हैं। बैंक फेल हुआ यूएसए के अंदर, रीजनल डेमोक्रेटिक बैंक, पहले जैसे सिलिकॉन फेल हुआ, सिग्नेचर, सिटीजन, तीनों ऐसे सारा, सिलिकॉन, सिग्नेचर और सिटीजन वैसे सीट से आता है, लेकिन सिटीजन बैंक ने भारत में भी जितना भी था एक्सिस बैंक को सौंप दिया अपना सारा कारोबार, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब। नेशनलाइज बैंक टोटल 12 है। देश में नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ, रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, देन यूपी, तीसरा अपने दिल्ली, सबसे ज़्यादा समुदाय में, दूसरा कारोबार में, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग में। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कोई जारी नहीं, आरबीआई ने सबसे ज़्यादा लाभांश रिकॉर्ड दिया है गवर्नमेंट को। ट्रैवल में स्थिति अच्छी है, यूँ मान लो 9 आ रहा है ना, इधर 120 कर दो, इधर 40 कर दो, 40 में से 120, पहले जो 40 जोन में आ रहे हैं देख लो, टॉप 50 पे तो आ रहे हैं, 39 119 में से। इडागो नवरत्न है, महारत्न नहीं है ये, नवरत्न है। 3 कैटेगरी देखते हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो महारत्न में लेटेस्ट जो मिला है वो हाल को मिला है, 14 दिसंबर 2024 करंट में खींच के समझाया। एनएसओ अपन ने देखा ही, सीएसओ प्लस एनएसएसओ। आरबीआई गाइडलाइन क्या है, एसएफबी से लेकर यूनिवर्सल बैंक। स्मॉल फाइनेंस, स्मॉल क्यों है, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल क्यों, सेवाएं सीमित है, डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते, ग्राहक सीमित है, क्यों, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मार्जिनल फार्मर्स वो है। मकसद छोटा है वित्त समावेशन, उधर मकसद बड़ा है, कैपिटल कम चाहिए, स्मॉल चाहिए कैपिटल 100 करोड़, उधर कैपिटल नॉर्मल है तो वो भी गए। जैसा नाम है वैसा काम है, घबराने कोई बात नहीं, ठीक है। ये अपन ने देखा जुलाई वाली दर्पण के अंदर, जुलाई का जो करंट अफेयर्स था, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने ये जुलाई का सारा देखा, नेशनल देखा, इंटरनेशनल देखा और आर्थिक देखा, इसका ही है, ठीक है ना। कहाँ वैभव अनिल काले से बात शुरुआत हुई थी इसमें जुलाई में, और ख़त्म कहाँ हुई अपनी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो ये जुलाई का हुआ, नेक्स्ट अपन देखेंगे जून। ओके।